हेलो ऑल। तो आज का जो हमारा कीवर्ड है वो है इंडियन पॉलिटी। राइट। तो अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के लिए हम सबके पास ना ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान है। राइट। किसी भी स्टूडेंट ने अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करी हो या यूपीएससी के जो बाकी एग्जाम्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल सीटीएसएस या एसएफ, तो भी उसने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा। राइट। देयर इज अ वेरी गुड बुक इन द मार्केट विच इज एम लक्ष्मीकांत। 1500 पन्ने की किताब है। अगर आपने उस किताब को अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से आपको आता भी है, राइट, तो पॉलिटी के जितने भी सवाल इस एग्जाम में आएंगे लगभग आप सारे ही सही करके आओगे। राइट। बट सवाल ये आता है कि ये जो मेरा एग्जाम है विच इज एपीएफसी या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इन दोनों एग्जाम के लिए क्या मुझे उतने डेप्थ में जाने की नीड भी है जितने डेप्थ में सिविल सर्विसेज में जाने की नीड है? राइट। तो हम आज ना इस चीज की बात करते हैं कि जब हम इंडियन पॉलिटी एज अ कीवर्ड पढ़ाई कर रहे हैं फॉर दिस एग्जाम, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है एज वेल एज हमें कितनी डेप्थ तक जाना है। राइट। सो आइए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कीवर्ड देख लेते हैं। एपीएफई एग्जाम में अगर आप कीवर्ड देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक इसी प्रकार अगर आप ईओ एओ सिलेबस में देखेंगे तो आपको कीवर्ड दिखेगा इंडियन पॉलिटी। राइट। तो ये हम कैसे करने वाले हैं एनालिसिस? जाहिर सी बात है, हम पुराने सवालों को देखेंगे। राइट। यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो पुराने सवाल आए हैं उनमें से जो जो रिलेवेंट चीजें हम निकाल के ला सकते हैं, हम सबसे पहले उसको देखेंगे। राइट। उसके बाद हम ये समझेंगे कि उन सवालों को देख के क्या हम जो नोटेबल पॉइंट्स हैं उनको नोट कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट। सो व्हाट डू वी लर्न आफ्टर गोइंग थ्रू दोस रिलेवेंट क्वेश्चंस? राइट। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस देख से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग कैटेगरी बनाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ कुछ ऐसे सवाल जो डायरेक्टली प्रोविजन से आ गए हैं। राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आ गए हैं। जैसे कि ये आर्टिकल 155 से 156 जो है वो किस चीज से डील करता है? राइट। डायरेक्टली पूछ लिया कि गवर्नर से डील करता है। सेकेंडली आप देखोगे सेवन शेड्यूल के कंटेंट के बारे में पूछ लिया कि सेवन शेड्यूल में क्या दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आप देखोगे तो रोल्स ऑफ फाइनेंस कमीशन पूछ लिया, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अगेन डायरेक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि आर्टिकल 36 से 51 जो है इसमें प्रोविजन किससे रिलेटेड है? तो डीपीएसपी से रिलेटेड है। अगर आपने थोड़ा भी स्ट्रक्चर देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वेरी डायरेक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक है, ये देख लिया मैंने। अब ऐसा है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो इंप्लीकेशन बेस्ड हैं। राइट। सो इंप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं दिया है, बट आप उस चीज को इन्फर कर सकते हैं कि बात क्या है। राइट। सो देयर इज अ इंटरप्रिटेशन जो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है। तो मैं उन सवालों को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप ये सवाल देखेंगे कि इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन राइट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? राइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। फंडामेंटल राइट आर एक्सक्लूसिवली फॉर द सिटीजन, एकदम गलत बात है। कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो जो बाहर वालों के लिए भी हैं। अब ये बात डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? उन्होंने कहीं कहीं सिटीजन का वर्ड यूज किया है और कहीं कहीं पर्सन का वर्ड यूज किया है। जहां पे पर्सन का वर्ड यूज किया है वहां पे आप समझ जाइए कि ये जो आर्टिकल है और ये जो फंडामेंटल राइट है ये सिटीजन तक लिमिटेड नहीं है, ये सबके लिए है। राइट। तो इस तरीके से आपको वो चीज इंटरप्रिटेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम और सवाल देख लेते हैं। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? अब प्रियम्बल को लेके कई सारे इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के भी आए हैं। तो प्रियम्बल का क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्या इंप्लीकेशन है, इसके बारे में ये सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलफेयर स्टेट कौन से पार्ट से इमर्ज होता है? अगेन ये बात डायरेक्टली नहीं लिखी है कि डीपीएसपी प्रोवाइड्स वेलफेयर स्टेट, तो इंप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनने से पहले कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, उनसे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आते हैं हम उनको देख लेते हैं। तो पहले तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रेमाइसिस फॉर डेवलपिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब ऐसा तो नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डे वन से बनना स्टार्ट हुआ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कई सारे डेवलपमेंट लीगल टर्म्स में हो भी रहे थे ब्रिटिश एरा में। तो उनमें से कुछ कुछ सवाल आ रहे हैं। जैसे यही सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिक प्रेमाइसिस बना था। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ये किस तरीके से बनी थी? आगे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? देखिए कितने पीछे गया है।
1858 की बात कर रहे हैं, राइट। 1858 की बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिश क्राउन ने वो ऑटोनॉमी ले ली थी, तो वहां तक ये सवाल आया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो पर्सनैलिटीज की भी बात कर रहा है, राइट। कौन से चेयरमैन थे उन कमिटीज के, उसके भी सवाल आपको देखने को मिल गए हैं। ठीक है, आगे अगली चीज देखते हैं, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स। तो अब अमेंडमेंट्स से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, हम उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसने डीपीएसपी को प्राइमेसी दे दी थी ओवर फंडामेंटल राइट। ठीक है जी। अगली बात पूछ रहा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड था। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है कि 21 से 18 एज कम हुई तो इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो बेसिकली समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली कुछ कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। अच्छा, बाय द वे गाइस, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ समझ में आ रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो कि एक तरीके से बाउंड्री बनवाते हैं व्हेन यू आर बिल्डिंग अप अ कंटेंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो जाहिर सी बात है वो हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। फॉर एग्जाम्पल कैग हो गया, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, राइट। पर कुछ ऐसी भी बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, राइट। तो क्या उनसे रिलेटेड सवाल है, देख लेते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, सीधे ही पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आपको पता चलेगा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं है। नीति आयोग के बारे में पूछ लिया, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कुछ कुछ बॉडी से सवाल हमें देखने को मिल गए। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, राइट। तो एक तो आर्टिकल 79 से 122 तक पार्लियामेंट के प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़नी है। पर क्या इससे रिलेटेड पार्लियामेंट में कुछ और चीजें हो रही हैं जो हमें देखना है कि नहीं, राइट। हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप ये सवाल देखिए, मैंडेट पूछा है ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ईपीएफओ 2011 का सवाल है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो सीधे ही मैंडेट पूछ लिया, तो ये क्या है, ये फाइनेंस कमेटी है पार्लियामेंट की, राइट। तो इससे रिलेटेड मैंडेट पूछ लिया। अगली चीज देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इन रिलेशन टू स्टार्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये पार्लियामेंट का एक टर्म है, राइट, टर्मिनोलॉजी है जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल में दिया है राज्यसभा एंड लोकसभा में, राइट। तो उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसी में देखिए, कौन सा टर्म ऐसा है जो पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं है। अगली चीज देख लेते हैं, तो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ कुछ सवाल हमें देखने को मिल गए। ठीक है, अब अगला चीज देखते हैं, सिग्निफिकेंट कमीशन या कमिटीज, राइट। अब कई सारे ऐसे कमिटीज या कमीशन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देते हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बलवंत राय मेहता कमेटी ने दे दिया, राइट। सरकारिया कमीशन ने सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कुछ कुछ प्रोविजन दे दिए, उन्हीं के सवाल देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज मेड रिकमेंडेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, राइट। तो अगेन मैंडेट पूछ लिया किस चीज से रिलेटेड है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन पीआरआई इन 1977, तो चेयरमैन भी पूछ लिया, राइट। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है और उसको भी सवाल में डाला गया है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी। अब बात यह है कि प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे ही देखने को हमें मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ कुछ एडिशनल चीजें पढ़ने को भी हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ कुछ प्रोविजन डायरेक्टली सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, राइट। अब हमारा जो एग्जाम है वो स्पेसिफिकली इन्हीं लेबर वेलफेयर मैटर से रिलेटेड पोजीशंस के लिए ही है। तो क्या प्रोविजन क्वेश्चंस कैसे हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आर्टिकल का नाम ही पूछ लिया कि ये जो टाइटल है या ये जो कंटेंट है ये किस आर्टिकल का है। अगला देख लेते हैं, डीपीएसपी के हिसाब से स्टेट शॉल एंडेवर टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग वेजेस। तो अगर आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिविंग वेज दिखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, तो कुछ कुछ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी सवाल हमने देख लिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई, एक आध सवाल हम उसका भी देख लेते हैं। जैसे कि ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनंसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन निकल के आ गई है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो मोर और लेस हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लिए, बोथ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आए कहता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो देखे ही, साथ में अदर टाइप के भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि स्टैचुरी बॉडी से रिलेटेड था, अमेंडमेंट से रिलेटेड था, बैकग्राउंड से रिलेटेड था, राइट।
जैसे यही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सवाल हम देख ही रहे हैं, इससे रिलेटेड था, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी थी, राइट। तो अब क्या हुआ, हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें क्या है। नाउ लेट अस समराइज कि वो क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है और अपना फोकस उस पर रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें जो जो हमने डिस्कस किया है और एक लाइन में बोले, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको अपनी जो डेप्थ रखनी है वो बहुत ही ओवरव्यू तक रखनी है, राइट। तो आपको स्टैटिक पार्ट को अच्छे से करना है, राइट। डेप्थ में ज्यादा नहीं जाना है, यानी इंटरप्रिटेशन में ज्यादा नहीं जाना है आपको, अगर आपने टाइप ऑफ सवाल देखे हैं तो। अब यहां पे भी मैं एक स्टार मार्क लगा देता हूं, क्योंकि आप कहोगे कि इंप्लीकेशन बेस्ड तो था कुछ कुछ क्वेश्चन। अब ठीक है जी, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे। तो ये स्टार मार्क हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि यहां लगे हुए हैं, मैं दो और बना देता हूं, ठीक है। तो क्या क्या बात करी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखना है राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, राइट। चार्टर्स एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, बाद में 19 में 35 में जो जो एक्ट आए उसको आपको अच्छे से देखना है, राइट। सेकेंडली आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूट के इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, और कौन कौन सी कमिटीज बनी, उसके चेयरमैन कौन थे। तो एक तरीके से ये आइडिया आपको लेना है। हालांकि ये चीज आप डिटेल में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी पढ़ने वाले हो, तो इसको लेके तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और जो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ाया जा रहा है या जहां से भी आप पढ़ रहे हो वो आप देख लेना। सेकेंडली, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। अब स्ट्रक्चर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में क्या है, राइट, या फिर शेड्यूल कितने हैं, उन शेड्यूल का कंटेंट क्या है, कौन सा शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट में आया, इन सारी चीजों को एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू, जिसे मैं कह देता हूं बर्ड व्यू, राइट, क्या उसका ढांचा था, उसको अच्छे से समझ लेना। सेकेंडली मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किसी भी एक्ट को आप जब पढ़ते हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई कोई और हो, तो ये हमेशा आसान रहता है कि आप सबसे पहले एक स्ट्रक्चर समझ लो, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या बातें हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी क्वेश्चन देखा था कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 में है, वो पार्ट पूरा डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो आप ये समझ लो कि वो पार्ट कौन सा है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट चीज है अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट को लेके एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अमेंडमेंट तो 104 105 आ चुके हैं, तो मैं ये सारे कैसे पढ़ पाऊंगा, राइट। तो आपको सारे बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल और केवल इसमें से रिलेवेंट ही पढ़ने हैं, राइट। रिलेवेंट या प्रोमिनेंट अमेंडमेंट्स जो हुए, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स जो हुए, आपको उसी पे फोकस करना है। यानी उससे एक ऐसी बात निकल के आई जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है या फिर चर्चा में है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से निकल के आया, 73rd और 74th अमेंडमेंट जो था उसने 3 tier सिस्टम दे दिया सरकार का, राइट। तो ये मेजर चीजें हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है। अब बात ये है कि ये सिग्निफिकेंट और ये प्रोमिनेंट मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट है या प्रोमिनेंट है। तो गाइस इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देर आर वेरियस सोर्सेस, आप जिसको पढ़ोगे और हमें आपको उसमें पता चल ही जाएगा कि वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें मुझे फोकस करना है। अगेन आपको उसके प्रोविजंस में नहीं घुस जाना है कि अमेंडमेंट के प्रोविजंस भी आप पढ़ गए सारे, राइट, नहीं, कौन सी बात निकल के आई उस अमेंडमेंट से, आपको उसी पे रहना है। अगेन यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो है स्टैटिक रखना है अपनी पढ़ाई को, राइट। आपको मेंस के आंसर नहीं लिखने हैं, स्टैटिक रखना है आपको अपनी पढ़ाई को, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया यहाँ पे, वो ये था कि पार्लियामेंट के प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं वो तो मुझे पढ़ने ही है, पर साथ साथ कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पार्लियामेंट में यूज होती हैं, या फिर कुछ कुछ कमिटीज हैं जो पार्लियामेंट में बनी है फॉर डिफरेंट पर्पस, मुझे उनको भी ध्यान में रखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सवाल देखा, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स के बारे में पूछ लिया, राइट। फाइनेंस कमेटी 3 प्रकार की है, उनके बारे में पूछ लिया, उनके कंपोजिशन के बारे में पूछ लिया। पार्लियामेंट की टर्मिनोलॉजी है कि 0 आर कब होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, राइट, इन सब के बारे में पूछ लिया। तो ये सारी चीजों को भी आपको नोट डाउन करना है जो एक्स्ट्रा में आता है, राइट। इंपॉर्टेंट कमिटीज या कमीशंस की बात कर लेते हैं। अब कई सारे सिग्निफिकेंट कमीशंस और कमिटीज बनी जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए सरकार को, एंड दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन द अमेंडमेंट्स, उनको भी नोट डाउन करना है, राइट। अगेन आप पढ़ते समय आपको खुद ही पता चल जाएगा वो कमिटीज कौन सी हैं, और उनके भी डिटेल रिकमेंडेशन में नहीं जाना है कि आपने बुक खोल ली और उनके बारे में गूगल में पढ़ने लगे आप, नहीं, क्या मैंडेट के लिए बनी थी और क्या सिग्निफिकेंट प्रोविजन इसने दिए, उतने तक ही लिमिटेड रही है,
राइट। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अगली चीज। तो जो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सबसे पहले तो आपको यही यही पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं। स्टैच्यूटरी बॉडीज कौन सी? जो किसी एक्ट के थ्रू बनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सीबीआई है, राइट, सीवीसी है, ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है। तो ये किसी एक्ट के थ्रू बने, उनके बारे में भी पढ़ना है आपको, ठीक है। कंपोजिशन क्या है या उनका मैंडेट क्या है, अगेन ओवरव्यू तक ही आपको रखना है, पूरी पढ़ाई आपको ओवरव्यू तक ही रहनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे प्लानिंग कमीशन है या नीति आयोग है, वो किस पर्पस के लिए बनी, अगेन उनका कंपोजिशन, हमने एक सवाल देखा था कंपोजिशन से रिलेटेड, तो उनको भी देख लेना है आपको, राइट। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा हो गया कि हमें क्या करना है। और अगर मैं इन सबको हटा के इसको टर्म दूं तो मैं ये तो कह दूंगा ये तो हो गया मस्ट टू डू, राइट। आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आ रहा है प्लस एक्स्ट्रा भी आ रहा है। उन एक्स्ट्रा चीजों को बड़े अच्छे से नोट डाउन करिएगा और बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। सेकेंडली, अब याद है आपको हमने ना इंटरप्रिटेशन की बात पे एक ना स्टार मार्क लगाया था, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इंप्लीकेशन की बात, मैं आपको 4 टॉपिक बता रहा हूं, उन 4 टॉपिक से रिलेटेड आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा आपको उसको डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा उसके पीछे की जो रीजनिंग है वहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप सवाल देख सकते हैं, राइट। और बहुत ही आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। जैसे प्रियम्बल, क्या पर्पस था इसका, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रोल क्या है। इसके अलावा साइलेंट प्रोविजंस, कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं या फेडरल बनाते हैं, ठीक है। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स, हमने सिटीजन्स का सवाल देखा ही, राइट, कि अलग अलग 6 राइट हैं, कौन से प्रोविजन से कौन सा राइट निकल के आ रहा है, राइट टू प्राइवेसी किससे रिलेटेड है। एक तरीके से ना एक एनालिटिकल अप्रोच आपको इसमें रखनी पड़ेगी। डीपीएसपी, अगेन हमने वेलफेयर स्टेट का सवाल देखा था कि इससे इंप्लाई हो रहा है कि वेलफेयर स्टेट है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से कैसे अलग है, कौन किसको ओवर पावर करेगा, कौन से जो एनफोर्सिएबल हैं, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आप जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हो, आपको केवल और केवल स्टैटिक चीजों को नोट डाउन करना है, अगेन इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चर जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो हुए हैं, राइट। पर फॉर योर एग्जाम ऑफ एपीएफसी एंड ईओओ, हमारा ऐसा मानना है कि आपको खुद को लिमिटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा सवाल आप नहीं देखोगे। हमारा ऐसा मानना है कि इसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन निकल के आई केशव नंदा भारती केस से, इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट केसेस थे उनके नाम जरूर आपको देख लेने हैं, राइट। तो ये तो हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज जो हम बात कर लेते हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, वो है कि क्या नहीं करना, वॉट नॉट टू डू। तो सबसे पहली बात, पॉलिटिकल थ्योरीज या थॉट्स, राइट। सो अब कई सारे ऐसे पॉलिटिकल थ्योरीज या थॉट्स हैं जो ओवर द टाइम हिस्ट्री में डेवलप हुई और उनके ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन बना, राइट। उनको बिल्कुल भी नहीं छूना है। फॉर एग्जाम्पल, लिबरलिज्म आया, सेक्युलरिज्म आया, मार्क्स की क्या फिलॉसफी है, राइट, उससे कौन सा प्रोविजन बना है। या फिर एक सवाल मैं जो यूपीएससी का कोट करूं कि हाउ लिबर्टी इज रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट, इस टाइप के थॉटफुल सवाल से खुद को बिल्कुल बचा के रखना है। अगर आपने पढ़ा भी है, अगर आपको आता भी है, तो भी अपने रिवीजन में वहां पे टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। यूपीएससी में रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए ऐसा सवाल नहीं आएगा, राइट। सेकेंडली, इंटरप्रिटेशन, डेप्थ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और पर्पस में बिल्कुल नहीं जाना है, एक्सेप्ट ऑल दीज 4 टॉपिक्स। इसके अलावा आपको किसी में नहीं जाना है। और क्या कहते हैं, बाकी जो भी स्टैटिक बातें हैं उनको ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है अपनी, राइट। जो भी ह्यूमन पेरिटस से पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है आपको जो बुक दी गई है और जो सवाल लगाने को दिए गए हैं वो आप बिल्कुल लगा लो, ठीक है। उसके बाहर आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी इन सारी बातों को नोट डाउन करके ही पढ़ो, ताकि सही प्रोपोर्शन में आप अपना टाइम ना इस सब्जेक्ट में दे सको। Let me take you through how you guys will cover the entire syllabus with human peritus over next 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं, इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है। सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं,
इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड। सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर दिस सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स। ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे, कोरियर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि you will for this particular keyword of factories act only you will go through a video class, ठीक है। नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो, बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट। ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू, जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है। या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो। बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना दो फायदे होंगे। नंबर वन कि थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू। अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू, स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है। सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा। नंबर वन कि कुछ बातें जो टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। नंबर टू, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू। नंबर थ्री, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। सो गाइस अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से, और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से, और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए। बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया, मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं, सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चंस। सो फॉर एग्जांपल हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब गाइस ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं, हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे, वो सारे इसमें कवर होंगे, किसी भी एग्जाम में। बाय द वे सिर्फ एपीएफसी और ईओएओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है उसके सारे सवाल इसमें होंगे। जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहां आया तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसका हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है नहीं है, तो उसका हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं, इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइस अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना, अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं।
सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज, एक बार अब मैंने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का सब टॉपिक था उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने इसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है। एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग, और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य यह है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं। सीखा पहले चुके हो। मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है। ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, go through these 3 components, there you will get the more value than writing the mock test, ठीक है। So guys, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1, प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला PYQ कुछ भी नहीं छूना है, नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तब भी आपको इसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जाम में सवाल आएंगे, हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आपको करंट अफेयर इज आल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Peritus, go to this link, APFC and EO exam, ठीक है। एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs, कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है, आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द क्लासेस विच आर गिवन ओवर हियर। लुक एट दिस सेक्शन, असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस। सो इसमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से 1-2 क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर liking it or not, ठीक है। So once you have done that and if you feel you are confident with us, आपको वेबसाइट से जाना है and you can pay online and you can enroll with us, ठीक है। If you have any doubt, you want to discuss anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.